हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th के जो चैप्टर 6 के बारे में हम देखेंगे। चैप्टर 6 है, कौन सा है आपका? जो चैप्टर 6 है वो है जैव प्रक्रम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैव प्रक्रम क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, और इसमें जो हम सभी और जो आपका जो नया पैटर्न है, न्यू पैटर्न जो क्लास 10th में जो आपका जो 30% जो लेस हुआ है उसके अनुसार ही आपको ये चैप्टर की तैयारी करवाई जा रही है। तो इसके बारे में हम देखेंगे जैव प्रक्रम होता क्या है। और सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपके जो डाउट हो वो आपके क्लियर हो सके। हमारा एक ही मात्र पर्पज़ होता है ताकि आप कुछ सीख सकें। इसी के साथ में आपके आगे चलते हैं, देखेंगे हम सबसे पहले जैव प्रक्रम के बारे में देखेंगे। हम जैव प्रक्रम क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण कार्य करते हैं। तो वे सभी प्रक्रम कह सकते हैं हम जो संयुक्त रूप से जो जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब हम जैव प्रक्रम को अगर डिवाइडेड करते हैं तो जैव प्रक्रम को हम इस प्रकार से हम डिवाइडेड करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर देखते हैं तो जैव प्रक्रम को हम पोषण, देन इसके बाद में हम श्वसन, वहन और उत्सर्जन। सबसे पहले हम पोषण लेंगे, उसके बाद में हम श्वसन, और उसके बाद में इसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, उसके बाद में उत्सर्जन के माध्यम से। तो इसके बाद में हम सबसे पहले देखेंगे हम पोषण के बारे में हम देखेंगे। पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण और शरीर के द्वारा अनुरक्षण करने की जो उसका उपयोग किया जाता है, डेट्स क्या कहलाता है? वो न्यूट्रिएंट्स या फिर पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर हम जीवों को अगर देखते हैं तो पोषण के आधार पर जीवों को हम दो समूहों में यानी दो ग्रुप्स में हम डिवाइडेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पोषण के आधार पर हम दो इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्वयंपोषी और विषमपोषी के बारे में हम देखेंगे। अगर इसमें देखते हैं तो स्वयंपोषी क्या होता है, तो स्वयंपोषी से आप शब्द से ही अनुमान लगा सकते हैं कि स्वयंपोषी क्या होते हैं, जिसमें जो वातावरण में सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश से अपना जो स्वयं का भोजन बनाने वाला ही जो क्या कहलाता है? स्वयंपोषी कहलाता है। अगर विषमपोषी की बात करते हैं तो विषमपोषी क्या होता है? स्वयं भोजन न बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे हम विषमपोषी या फिर क्या कह सकते हैं, उन्हें परपोषी के नाम से भी हम कह सकते हैं। तो इसमें देखते हैं पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जिसमें लाइक हम उदाहरण देखते हैं तो हरे पौधे होते हैं वो स्वयं भोजन बनाते हैं, न कि किसी पर आश्रित होते हैं। इसी प्रकार हम अगर विषमपोषी की बात करते हैं, सेकंड, ये फर्स्ट है आपका। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या होता है? निर्भर होता है, जैसे मानव और अन्य जीव। मानव स्वयं भोजन न बना कर क्या करता है? ये दूसरे पर ये निर्भर रहता है। नेक्स्ट, इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे स्वयंपोषी पोषण क्या होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो स्वयंपोषी क्या होते हैं? स्वयंपोषी में आपने अभी देखा कि स्वयंपोषी पोषण हरे पौधों, कुछ जीवाणुओं और प्रकाश संश्लेषण करने में जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वयंपोषी कहलाता है। दैट्स इसके बाद में हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम जानेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम देखते हैं तो वह प्रक्रम है ये जिसमें स्वयंपोषी बाहर के पदार्थों को जैसे ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित कर सकता है। क्या कर सकता है? ये ऊर्जा संचित के रूप में ये परिवर्तित कर सकता है।
कर देता है, जो पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से हम 6 जल के अणु लेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड के, और इसमें 12 जल के अणु लेंगे हम। इसको हम क्लोरोफिल, जो कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधों से हमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हम इन्हें करवाएंगे, तो इनमें हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बोहाइड्रेट, जिसे एज वेल हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं। और इसमें 6 अणु हमें ऑक्सीजन और 6 अणु इसमें हमें जल के मिलते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक सामग्री के बारे में अगर बात करते हैं, तो कौन कौन सी है आवश्यक सामग्री, इसमें है सबसे पहले है सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है इसमें। सेकंड देखते हैं तो क्लोरोफिल। थर्ड देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि स्थलीय पौधों इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। इसके बाद में अगर आगे देखते हैं तो जल होता है, जो कि स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। इसके बाद में हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटनाएं होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हम निम्नलिखित घटनाएं होती है। इसमें होता है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। इसके बाद में अगर नेक्स्ट देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, अपचयन हो जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे रंध्र। रंध्र क्या होते हैं, अब रंध्र आप समझ सकते हैं कि रंध्र आपको डायरेक्ट अगर भाषा में समझाए तो रंध्र क्या होता है, जो पत्ती होती है, जो वृक्ष या फिर पत्ते होते हैं पौधों के, तो उन पे जो एक साइड तो क्या होता है, वो स्मूथली होता है, एकदम चिकना होता है, जबकि दूसरी साइड अगर देखते हैं तो वो खुरदरी सतह होती है। तो जो खुरदरी सतह होती है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें हम रंध्र या फिर स्टोमेटा कहते हैं। इसके अगर रंध्र के कार्य देखते हैं तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का ये अधिकांश क्या करता है, आदान प्रदान करता है। इन्हीं छिद्रों के द्वारा आदान प्रदान होता है। और बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल होता है, जो जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा बाहर निकल आता है। इसी प्रकार से जो ओस होती है, जो पत्तियों पर आती है, वो इसी प्रक्रिया के द्वारा ये पत्तों पर निकलती है। हम कह सकते हैं कि ये सहायक कोशिका होती है, ये पत्तियाँ होती है, इसमें नीचे ये छिद्र रंध्र होते हैं। इस प्रकार से स्टोमेटा जिसे हम बोलते हैं, इसमें द्वार कोशिकाएं होती है, ये अधिचर्म कोशिकाएं होती है, इसके ऊपर होती है। इसमें देखते हैं जो पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान करने में लिए और बाष्पोत्सर्जन और खुलने और बंद होने तक ये कार्य करते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे विषमपोषी के बारे में बात करेंगे। विषमपोषी क्या होते हैं, यानी हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स। हेट्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम विषमपोषी पोषण। इसमें देखते हैं सबसे पहले हेलोजोइक, जिसे हम प्राणी सबसे पहले देखेंगे हम इसमें प्राणी संपोषण में हेलोजोइक जिसे बोलते हैं। इसमें जो जीव होता है वो संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, जिसमें अमीबा और जो मानव होता है इस प्रकार के ये पाचन करते हैं। दैन इसके बाद में अगर मृतजीवी की अगर बात करते हैं हम, तो मृतजीवी क्या होते हैं, सर्फोफाइटिक होते हैं, जो कि मृतजीवी अपना भोजन क्या होते हैं, मृत जीवों के सड़े गले जो पार्ट्स होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं फफूंदी और कवक जो कि फंगस होते हैं एक तरह से। और परपोषी की अगर बात करते हैं तो पैरासिटिक के, तो परजीवी के होते हैं अन्य जीवों के जो शरीर पर या अंदर या फिर बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें एक और उदाहरण करते हैं तो यूरोडीनिया, जिसे हम जोक, अमरबेल, जू और फीताकृमि जिस प्रकार के होते हैं, ये इसी प्रकार ये अपना भोजन बनाते हैं। अमीबा में अगर हम पोषण की बात करते हैं तो इस प्रकार से अमीबा में पोषण होता है। इसमें सबसे पहले हम ये अमीबा की फर्स्ट सतह के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ये खाद्य कण होता है और ये केंद्रक होता है। और ये केंद्रक इस प्रकार से ये अमीबा
अपने आकार को इस प्रकार से ये पादावी जो कूटपाद होते हैं इनको इस प्रकार से ये इनके अंदर लेती है। डेट इसके बाद में खाद्य रिक्तिका इसमें बना लेती है और ये खाद्य कण अंदर चला जाता है। इस प्रकार से ये अपना भोजन बनाती है। तो भोजन को अपने पादाव की सहायता से क्या कर लेती है, ये पहले सबसे पहले क्या करती है, घेरती है। देन इसके बाद में जो खाद्य रिक्तिका होती है, देन इसके बाद में जो खाद्य रिक्तिका में जो जटिल पदार्थ होते हैं, जो जटिल पदार्थ होते हैं उनका विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। दैट्स इसके बाद में जो बचा हुआ जो अपच शरीर की सतह पर क्या होता है, जो ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। दैट्स इसके बाद में हम देखेंगे पैरामेशियम में देखेंगे। पैरामेशियम में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पैरामेशियम में ये पक्षाभ जो कि कोशिका की पूरी सतह को क्या करते हैं, घेर लेते हैं। दैन इसके बाद में जो भोजन एक विशिष्ट स्थान से क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं। अब हम मनुष्य में अगर बात करते हैं तो मनुष्य में हम भोजन की अगर बात करेंगे तो मनुष्य में किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, तो सबसे पहले हम मनुष्य में बात करेंगे। मनुष्य में जो पोषण की अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, मतलब अंदर ग्रहण करते हैं। दैन इसके बाद में इसका पाचन स्टार्ट होता है और इसके बाद में अवशोषण होता है। दैन इसके बाद में इसका स्वांगीकरण होता है। दैन इसके बाद में इसे बहिक्षेपण की सहायता से इसे बाहर कर दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हारनाल में मूल रूप से मुंह से गुदा तक के विस्तृत एक लंबी नली होती है, जिसमें हम मुंह में खाने को देते हैं, फिर उसे दांतों के द्वारा चबा लिया जाता है। जिह्वा के द्वारा उस पर जो उसमें जो एंजाइम्स होते हैं उनको, और फिर इन्हें लार ग्रंथि के द्वारा इन्हें मिलाया जाता है। तब देखते हैं मुंह में, तो मुंह में को क्या करते हैं, जो भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। दैन इसके बाद में दांतों के द्वारा भोजन को चबाने का कार्य कर दिया जाता है। दैन इसके बाद भोजन को लार में के साथ पूरी तरह से क्या करते हैं, मिलाते हैं। उसके बाद में लार ग्रंथि, लार से निकलने वाले जो रस होते हैं या फिर लार रस या फिर जिसे हम लार कहते हैं, स्टार्च लार, एमाइलेज जो माल्टोस शर्करा होती है। दैन इसके बाद में हम सेकंड काम अगर देखते हैं तो सेकंड काम में क्या होता है, भोजन ग्रसिका के माध्यम से क्या किया जाता है, मुँह के से आमाशय तक जाता है। तब तक भोजन क्या होता है, ग्रसिका की एक क्रमानुकुंचन गति, जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ये ले जाया जाता है। ग्रसिका में जो मांसपेशी होती है उसमें क्या होता है, संकुचन और शिथिलन होता है, मतलब फैलती है और वो सिकुड़ती है, जिससे क्या है, भोजन अंदर की ओर जाता है। दैन अगर हम मानव पाचन तंत्र की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ये जिह्वा है, मुंह में लेते हैं भोजन। दैन इसके बाद में ये मुगुआ के अंदर जाता है। दैन उसके बाद में ग्रसिका से होता हुआ ये आमाशय। दैन इसके बाद में जो क्षुद्रांत होती है, उसके बाद में बृहद्रांत, और ये फिर तो उसमें से अगर आपसे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो अगर भोजन कहाँ पर, ये सबसे ज़्यादा जो पाचन की अगर बात करते हैं कहाँ पर होता है, तो ये क्षुद्रांत में होता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर बात करते हैं तो कहाँ पर मिलता है, ये आमाशय में मिलता है। और एमाइलेज अगर बात करते हैं तो ये मुख के जीवा के द्वारा ये जो हार्मोन्स होते हैं ये लार में ये मिले होते हैं। दैन इसके बाद में जो ज़्यादातर भोजन इकट्ठा रहता है वो क्षुद्रांत में होता है, जिसे हम छोटी आँत। उसके बाद में जो भोजन होता है वो कुछ देर के लिए बड़ी आँत में ये, दैन इसके बाद में ये गुदा द्वार के द्वारा ये अवशोषण के रूप में, बहिक्षेपण के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। और इसके बाद में बात करते हैं तो ये यकृत होता है, ये पित्ताशय, इसमें पित्त का भंडारण होता है। अगर आपसे पूछते हैं कि जो पित्त का अगर कौन सा जो पित्त, तो ये यकृत के द्वारा स्त्रावित होता है, और ये पित्तनली होती है, और ये अग्नाशय, और ये परिशेषिका होती है, जिसे हम अपेंडिक्स भी बोलते हैं। ये मानव पाचन तंत्र का एक पूर्णतः। दैन इसके बाद में अगर हम बात करते हैं थर्ड पे अगर, तो इसमें देखेंगे हम आमाशय के बारे में देखेंगे। तो आमाशय में देखते हैं जठर ग्रंथियाँ होती हैं, जो कि जो आमाशय में जो दीवारें होती है उनसे जठर ग्रंथियाँ होती है। उसमें पेप्सिन हार्मोन जो कि ये पाचक एंजाइम और प्रोटीन का पाचन करता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कि अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो कि जो पेप्सिन की क्रिया को ये क्या करता है, सहायक होता है। और जो श्लेष्मा होती है वो आमाशय के आंतरिक स्तर की जो अम्ल से क्या करती है, रक्षा करती है। दैन इसके बाद में हम क्षुद्रांत की बात करेंगे। क्षुद्रांत की बात करते हैं तो क्षुद्रांत में देखते हैं आंतरस होते हैं, इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन में परिवर्तित कर देती है। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है। और वसा की अगर बात करते हैं तो वसा अम्ल पे जो
ग्लिसरॉल में ये चेंज कर देती है और प्रोटीनों को क्या करती है अम्लीय अम्ल जो एमिनो अम्ल से होते हैं उनमें ये परिवर्तित कर देती है। और यकृत तथा अग्नाशय द्वारा स्रावित अगर प्राप्त करती है तो इससे क्या करता है, यकृत के द्वारा पित्तरस का जो स्राव होता है, देन इसके बाद में पित्त लवण बनते हैं। देन उसके बाद में अगर बसा से हम पित्त लवण इसमें डालते हैं तो इसमें क्या होता है, बसा का निर्माण होता है। इसमें बड़ी गोलिकाओं को इमल्सीकरण जो कि छोटी गोलिकाओं में इसमें तोड़ दिया जाता है। अग्नाशय के द्वारा अग्नाशयी रस तथा अग्नाशयी रस में अगर बात करते हैं तो एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम, जो कि प्रोटीन अगर बात करते हैं तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम के माध्यम से ये पेप्टोन्स में चेंज हो जाते हैं, जबकि बसा को लाइपेज की उपस्थिति में अगर बात करते हैं तो ये बसा अम्ल में चेंज हो जाती है। और स्टार्च की अगर बात करते हैं तो ये एमाइलेज में ये ग्लूकोज में चेंज कर देती है। और दीर्घरोम जो कि ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दैन इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो बड़ी आंत जिसे हम वृद्धांत कहते हैं, इसमें क्या होता है, ओनली जल का अवशोषण होता है और जो बद्य पदार्थ होते हैं वो गुदा द्वारा शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। दैन इसके बाद में हम देखेंगे श्वसन। श्वसन के बारे में देखेंगे हम। तो श्वसन क्या होता है, जो पोषण प्रक्रिया के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले अगर देखते हैं तो विभिन्न पथों द्वारा ये ग्लूकोज का क्या होता है, इसमें विखंडन होता है। अब हम ग्लूकोज लेते हैं, इसमें जो 6 कार्बन होते हैं, इस प्रकार से हम देखेंगे तो इसमें जब कोशिका द्रव में 3 कार्बन वाले जो पायरुवेट प्लस में ऊर्जा में टूटता है, जो कि अगर ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में देखते हैं तो ये इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा जैसे ईस्ट कणवन के रूप में ये चेंज हो जाते हैं। दैन इसके बाद में अगर ऑक्सीजन के अभाव में इसकी अगर अभिक्रिया देखते हैं तो ऑक्सीजन के अभाव में किस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है, तो इसमें लैक्टिक एसिड प्लस में ऊर्जा जो कि हमारी पेशी कोशिका में होता है। और ऑक्सीजन के अगर प्रेजेंस में अगर बात करते हैं ये, तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल प्लस में ऊर्जा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये उपस्थित होती है। अब श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन को हम 2 प्रकार से हम देख सकते हैं। 2 प्रकार से हम देख सकते हैं श्वसन को। इसमें फर्स्ट ऑफ देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल में हम वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब हम अगर देखते हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो वायवीय श्वसन होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और जबकि जो अवायवीय श्वसन की अगर बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जबकि हम देखते हैं कि ग्लूकोज का इसमें पूर्णतः अपचयन होता है वायवीय श्वसन में, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। जबकि अगर इसमें जो ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। अगर इसमें वायवीय हम बात करते हैं तो वायवीय में क्या होता है, ये कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, यहाँ में 36 ATP जो कि ये मानव के अंतर्गत ये वायवीय श्वसन संपन्न होता है। जबकि ये केवल कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि ये कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें ओनली 2 ATP होती है जो कि एक ईस्ट में ये होती है। दैन इसके बाद में हम देखेंगे मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र में देखते हैं तो मानव किस प्रकार से श्वसन क्रिया संपन्न करता है। तो सबसे पहले नासाद्वार में जो वायु होती है वो जाती है, दैन इसके बाद में ग्रसनी में जाती है, दैन इसके बाद में कंठ से होकर ये श्वास नली और श्वसनी से श्वसनिका, उसके बाद में फेफड़े, फुफ्फुस और कूपिका कोश में जाकर ये रुधिर वाहिका में इस प्रकार से ये संपन्न होती है। डायग्राम के माध्यम से अगर समझ सकते हैं तो ये नासाद्वार होता है, दैन इसके बाद में जो ग्रसनी के माध्यम से ये श्वास जाती है। ये इसके बाद में हम बात करते हैं तो उसके बाद में फुफ्फुस, फिर श्वसनिकाएँ होती है जो कूपिका के माध्यम से ये फिर श्वसनिकाएँ और कूपिका कोश में ये जाकर ये, दैन इसके बाद में जो रुधिर वाहिकाएँ होती है उनमें कोशिका जो वायु होती है उस प्रकार से ये मिल जाती है। मानव में अगर श्वसन की बात करते हैं तो किस प्रकार से मानव में श्वसन संपन्न होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये मानव में अगर श्वसन क्रिया की अगर बात करते हैं तो 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है अंतःश्वसन और एक होता है उच्छ्वसन। अगर अंतःश्वसन की अगर बात करते हैं तो अंतःश्वसन के दौरान हम देखते हैं कि बक्षीय गौ होती है वो क्या होती है, फैल जाती है। पसलियों में क्या होता है, संगलन पेशियाँ होती है वो सिकुड़ जाती है।
और वक्ष के ऊपर का जो बाहरी और जो गति करता है, और गुहा में जो वायु का दाब होता है वो कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में बढ़ती है। ये अंतःश्वसन की एक क्रिया होती है। जबकि अगर उच्च श्वसन की अगर बात करते हैं तो इसमें वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है और पसलियों की जो हो जाती है वो क्या होती है, इसमें शिथिल हो जाती है और अब वक्ष के स्थान पर ये वापस आ जाता है। और वक्षीय अगर गुहा में अगर वायु के अगर दाब बढ़ जाता है तो इसमें वायु कार्बन डाइऑक्साइड और फेफड़ों से बाहर क्या हो जाती है, चली जाती है। इसी क्रम में हम देखेंगे जो अंतःश्वसन होता है वो सांस के द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर लेना ही क्या होता है, अंतःश्वसन होता है। और उच्च श्वसन की अगर बात करते हैं तो वो फेफड़ों से वायु और गैसों को बाहर निकालने की ये जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, उच्च श्वसन होती है। अगर स्थलीय जीवों के अगर बारे में बात करते हैं तो श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का ये उपयोग करते हैं। दैन इसके बाद में अगर देखते हैं जो जीव जल में रहते हैं वो किस प्रकार से, तो जल में जो विलय ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग, जल में जो रहने वाले जीव होते हैं वो जल में विलय ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। दैन इसके बाद में अगर बात करते हैं तो कूपिका, रक्त और ऊतकों के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम वायु के बारे में बात करेंगे। तो वायु, सबसे पहले वायु जो कि हम जो पर्यावरण से वायु लेते हैं, दैन इसके बाद में कूपिका के माध्यम से रक्त वाहिका में जाती है। रक्त वाहिका में ऑक्सीजन प्लस में जो आरबीसी होती है उसमें हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या करती है, HbO2 यानी हीमो ऑक्सी बनाती है। दैन इसके बाद में ये CO2 का उत्पादन करके ये ऊतकों में जो कि एक करती है, ये HbO2 बनाती है। दैन इसके बाद में धमनी के द्वारा ऑक्सीजन को ले ली जाती है ऊतकों के माध्यम से। फिर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो कि ऊतकों में होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। दैन इसके बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों में जाकर ये CO2 रक्त वाहिका में जाती है। दैन इसके बाद में जो रक्त का विसरण होता है, दैन इसके बाद में हम देखेंगे तो ये रक्त के द्वारा, ये वाहिका के द्वारा कूपिका में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका कोश में ये विसरण होता है। दैन इसके बाद में जो CO2 का मोचन यानी नासा द्वार में विसरण के द्वारा ये बाहर निकल जाती है। तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है जो ब्लड के साथ में HbO2 बनाती है। दैन इसके बाद में जो धमनियों के द्वारा ऑक्सीजनों को ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। दैन इसके बाद में जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के बाद में जो CO2 होती है जो उसका उत्पादन होता है, जो कि CO2 ऊतकों में होती है। CO2 के द्वारा रक्त वाहिका में ये, और CO2 को रक्त वाहिका से विसरण यानी अलग कर लिया जाता है, और रक्त वाहिका के द्वारा कूपिका, और कूपिका के द्वारा जो CO2 कूपिका को उसमें ये विसरण करके ये CO2 का क्या करते हैं, बाहर निकाल दी जाती है। दैन इसके बाद में अगर संवहन की बात करते हैं तो मनुष्य में अगर भोजन, ऑक्सीजन और अन्य अगर पदार्थों के निरंतर आपूर्ति करने वाले जो तंत्र होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, संवहन तंत्र होते कहलाते हैं। दैन इसके बाद में हम देखेंगे मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। तो इसमें है हृदय, रक्त नलिका, धमनी व सिरा, और वहन माध्यम जो कि रक्त और लसिका होती है। इसके बाद में हम देखेंगे आगे रक्त का निर्माण किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो रक्त के अगर बाद में बात करते हैं तो इसमें कणीय अवयव होते हैं जैसे रुधिर कणिका जिसे बोलते हैं, और द्रव्य अवयव की बात करते हैं तो इसमें प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा की अगर बात करते हैं तो ये पीले रंग का एक तरल पदार्थ होता है जिसमें 90% जल होता है, तथा शेष अवयव जैविक जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्बुमिन, ग्लोबिमिन और अजैविक पदार्थ, इसमें जो खनिज जो मिनरल्स होते हैं वो तत्व होते हैं। अगर रुधिर कणिकाओं की बात करते हैं तो इसमें लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और रक्त प्लेट्स होती है। जो अगर लाल रक्त कणिका में बोलते हैं तो इसमें ऑक्सीजन और CO2 का वहन होता है, जो हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है। तो अगर बात करते हैं तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और अगर श्वेत रक्त कणिका के अगर बारे में बात करते हैं तो रक्त शरीर को क्या करती है, रक्त मुक्त बनाने में सहायक होती है। प्लेटलेट्स की अगर बात करते हैं तो रक्त में अगर थक्का बनाने में जो सहायक होती है वो क्या होती है, प्लेटलेट्स के द्वारा ही थक्का बनता है। तो इसके बाद में हम आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे रक्त वाहिका के बारे में, जब तक कि आप